बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यमन के हवाले से। आखिर यमन की सिचुएशन इतनी खराब क्यों है और इस वक्त यमन में क्या हो रहा है, और इस वक्त जो रिसेंट अपडेट आ रही है यमन के हवाले से कि हूथी बागियों ने मारिब के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है और मारिब इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है हूथी बागियों के लिए, ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर दूं मैं आपका कि ये यमन की बैटल शुरू क्यों हुई थी। आपको एक शख्स का नाम बता देता हूँ, अली अब्दुल्ला साले। ये 1990 से यमन का हुक्मरान बना बैठा था। तकरीबन 20 साल इसने हुकूमत की। 2011 में जब अरब स्प्रिंग आया तो इसकी हुकूमत के खिलाफ भी बगावत हो गई और फिर बहुत सारे बागियों ने, जिनमें से अक्सर शिया जैदी बेस्ड कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हूथी बागी थे जो नॉर्थ में थे, जो सना के चारों तरफ थे। सना कैपिटल है यमन का, उसके चारों तरफ रहते हैं और उनकी अक्सरियत कैपिटल के चारों तरफ है। सो उन सारे बागियों की वजह से और बहुत सारी आवाम भी शामिल हो गई थी उन बागियों के साथ, क्योंकि सबको नफरत थी इस साले के साथ, क्योंकि इसने कुछ ज्यादा डिलीवर नहीं किया हुआ था यमनी अवाम के लिए। और मतलब पैसे भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन ये यमनी अवाम को गुर्बत में रखता था और खुद अयाशियों में पड़ा हुआ था और सऊदी भी इसकी इमदाद करता रहता था। बहरहाल इसने जब इनकी मदद ना की तो फिर बगावत हो गई और फिर बगावत के बाद इसको पता चल गया कि इसको इक़्तिदार छोड़ना पड़ेगा। सऊदी अरब का असल रसूख यमन में बहुत ज्यादा रहा है और काफी जमाने से रहा है। जब जमाल अब्दुल नासिर के बाद मिस्री फौजियों ने यमन में लड़ने की कोशिश की थी तो तब सऊदी अरब ने भी मिस्री फौज को यहाँ पर मार कर भगाया हुआ था और वो भी इन कबाइल की मदद से। सो अब साले को हटाने के लिए सऊदी हिमायत भी जरूरी थी। धीरे धीरे सऊदी ने भी मान लिया कि चलो साले को हटा देते हैं। सऊदी ये चाहता था कि साले को हटाने के बाद फिर भी सऊदी हुकूमत का ही कोई शख्स आकर, जो मतलब सऊदी हुकूमत के अंडर काम करे, उसी शख्स को लाकर बिठाया जाए यमन के ऊपर। और उन्हें वो शख्स मिल भी गया। उसका नाम था मंसूर अल हादी, जो साले के अंडर वाइस प्रेसिडेंट था। मंसूर अल हादी ने भी हुकूमत संभाली और मंसूर अल हादी बड़ा लापरवाह हो गया था बहुत सारी चीजों से। वो लापरवाह इसलिए हो गया था कि उसने सोचा कि रेवोल्यूशन अभी अभी एक हो चुका है, दूसरा रेवोल्यूशन आने का नहीं है, सो बेहतर है कि अपना खाओ पियो घूमो फिरो। और इसको ये अंदाजा नहीं था कि दूसरा रेवोल्यूशन भी बहुत जल्द ही आएगा, क्योंकि यमनी अवाम बहुत ज्यादा खुश नहीं थी अपने हुक्मरानों से। फिर 2015 में एक और रेवोल्यूशन आ गया और फिर मंसूर अल हादी की भी छुट्टी हो गई। मंसूर अल हादी की जो छुट्टी हुई थी वो अवामी रेवोल्यूशन कम था पर सियासी रेवोल्यूशन ज्यादा था। हुआ ये था कि हूथी बागियों ने पुराना जो सदर था साले, उससे हाथ मिला लिया था और फिर इन दोनों ने इसका तख्ता उल्टा कर दिया और फिर हूथी और साले ने जाकर यमन के ऊपर, यमन के कैपिटल के ऊपर, सना के ऊपर कब्जा कर लिया। अब फिर मंसूर अल हादी यहाँ से भाग गया सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को इस बात पर हुआ गुस्सा कि ये कैसे बार बार हमारी बनाई हुई हुकूमत को मिटा रहे हैं। और हूथी बागी थे ईरानियन बेस्ड शिया, और फिर वो जो सारी की सारी टसल चल रही थी वो भी सबको पता था कि ईरानियन और सऊदी वालों के बीच में जो टसल चल रही थी। सो सऊदी अरब का जो नया शहजादा आया उसने जाकर इसके ऊपर कोalition बनाकर हमला कर दिया। अब इस कोalition के नतीजे में ये हुआ कि सारे के सारे यमन के ऊपर लग गई आग। यमन की गवर्नमेंट हो गई डिसमेंटल। उसके बाद बचा कुचा जो यमनी करेंसी थी वो भी गिर गई। अब जो भी लेती देती होती है यमन में वो होती है डॉलर्स के थ्रू, और पेट्रोल वगैरह और बहुत सारी खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। अब यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेसिफिकली आबादी के हवाले से और ज्योग्राफी आपको यमन की समझाता चलूं। यूं समझ ले यमन के जो नीचे वाले हिस्से इन पे पहाड़ है, ऊपर थोड़ा सा ज्यादा रेगिस्तान है। और यमन के साउथ वाले हिस्से में कोई लड़ाई नहीं चल रही। नॉर्थ वाला हिस्सा जो सऊदी अरब के बॉर्डर से लगता है और जहाँ पर हूथी बागी या शिया कम्युनिटी ज्यादा रह रही है, वहाँ पर लड़ाई चल रही है सना के करीब। सना कैपिटल है यमन का। यमन की कुल आबादी 29 मिलियन, यूं समझ ले 3 करोड़। और इनमें से जो आबादी मतलब यूं समझ ले डिपेंडेंट है किसी और चीज पे या बैरूनी मदद पे, वो 24 मिलियन, मतलब यूं समझ ले 2.5 करोड़ के करीब आबादी खाना पीना अपना अफोर्ड नहीं कर सकती, उसको बैरूनी मदद चाहिए। अब जितने भी ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक्स कैरी आउट कर रही है सऊदी गवर्नमेंट, वो उन शिया इलाकों के ऊपर ही कैरी आउट कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर डेथ रेट बढ़ता ही जा रहा है। अब यमनी बागियों ने क्या किया है कि ईरान के साथ हाथ मिला लिया है और उनका पहले से भी हाथ मिला हुआ था ईरान के साथ। फिर उन्होंने भी ड्रोन्स बना के सऊदी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। इस वक्त यमनी बागियों का हाथ बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। 2 दिन पहले की जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि हूथी बागियों ने यमन के सना शहर से निकलकर मारिब शहर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की और मारिब की डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर हमला कर दिया है। अब मारिब वो शहर है जहाँ पर ऑयल ज्यादा है। अगर मारिब शहर हूथी बागियों के कब्जे में चला जाता है तो हूथियों के पैसों का मसला, तेल का मसला, ये सारा का सारा मसला हल हो जाएगा। अब इन सारी चीजों में समझने की बात ये है कि जब भी कोई बादशाह अपनी आवाम के रिक्वायरमेंट्स यानी माशी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता, मार्जिनलाइज करता है, तब भी ये बगावतें होती है। और अगर कोई दूसरा मुल्क चाहे, जैसे ईरान चाह रहा है, और हूथी बागियों को कन्विंस करके उनको उकसाने की कोशिश कर रहा है, तब भी बगावतें जन्म ले सकती है। वैसे यमनी अरब जो है वो थोड़े दूसरे अरब से मुख्तलिफ है। ये
एफ्रो अरब से। एफ्रो मतलब सोमालिया से और अरब का मिक्सचर कॉम्बिनेशन है। यूं समझ ले जैसे हमारे यहाँ लियारी में नहीं आते एफ्रो लोग आते हैं और बैठे रहते हैं, इसी तरह के एफ्रो अरब ही हैं। 10% से कम आबादी है इन एफ्रो अरब्स की। 25% जो पॉपुलेशन है यमन की वो एल तशी से। अब ये वहाँ पर वही गेम खेली जा रही है जैसे बलूचिस्तान के अंदर इंडिया गेम खेल रहा है। कुछ हमारी भी गलतियां हैं, कुछ बलूचिस्तान के अंदर इंडिया का भी हाथ है। सो यमन के साथ भी वही असर हो रहा है कि कुछ सऊदी अरब की और यमन की गवर्नमेंट की भी गलतियां हैं, कुछ ईरान का भी हाथ है। अब इससे हो कुछ नहीं रहा है, स्टेलमेंट में पोजीशन है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इंसानियत का और वहां के रहने वालों का हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।